Good morning, students. तो हमें मेनली करना है कल का और परसों का होमवर्क डिस्कशन। परसों मतलब एक्चुअली उसके पहले का ही 55 क्वेश्चंस वाला। वेटेज ऑफ दिस टेस्ट, ये जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे उनको पूछो, उनको पता है। 2 बार बता चुका हूँ मैं। प्रथमेश के लिए हाँ जवाब आ गया, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन के नंबर्स बताइए स्टूडेंट्स। मैंने व्हाट्सएप ओपन कर लिया है। क्वेश्चन के नंबर्स बताइए। कल के क्वेश्चन के डाउट्स पूछ लेते हैं पहले, ग्राफ का डिस्कशन हो जाएगा फिर कंप्लीट। यस्टरडेज क्वेश्चंस पहले चलते हैं। मेडिकल वाले, मेडिकल बुकलेट के यस्टरडेज क्वेश्चंस। बताइए, डाउट्स के नंबर्स बताइए, टाइप कीजिए बस। प्रीवियस ईयर एक्सरसाइज 1, पहले फर्स्ट एक्सरसाइज 1, ओके। मेडिकल बुकलेट एक्सरसाइज 1, that is previous year questions. Yesterday के, yes. 29 नंबर क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन पे ले देता हूँ मैं आपको। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया था और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा हुआ था। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देख के वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सच क्वेश्चन वी डिड इन द क्लास।
कुछ शुरू के टाइम के लिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, करेक्ट। फिर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और फिर से पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, है ना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आंसर रहेगा? बढ़ना, कांस्टेंट रहना और वापस बढ़ना, ऐसा कहाँ हो रहा है? ओनली थर्ड ऑप्शन में हो रहा है, करेक्ट, क्लियर, है ना। यस, थर्ड ऑप्शन में हो रहा है। बाकी बताइए डाउट नंबर। और इस एक्सरसाइज से तो 6 ही क्वेश्चंस थे 32 तक, तो आई होप बाकी क्वेश्चंस क्लियर है। 32 बताना है। 32 में कौन सा एरिया पूछा है? देखिए इस क्वेश्चन को लेते हैं 32 को भी बोर्ड के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, है ना। एरिया अंडर वीटी ग्राफ, तो वीटी ग्राफ ही दिया हुआ है, मतलब सब कुछ परफेक्ट सिचुएशन है इजी सवाल की। लेकिन एक वर्डिंग आपको ध्यान से पढ़ना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग कितना पूछा है? ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल वेयर देयर इज नॉन जीरो एक्सेलरेशन। ये नॉन जीरो एक्सेलरेशन टर्म इंपॉर्टेंट है, नॉन जीरो एक्सेलरेशन। अब कहाँ एक्सेलरेशन जीरो है? जहां जहां वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, जहां जहां वेलोसिटी कांस्टेंट होती है वहां पे एक्सेलरेशन जीरो होना है। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन जीरो है। हमें जीरो नहीं चाहिए, नॉन जीरो चाहिए। तो नॉन जीरो वाला पार्ट कैसा है? जो सो थोड़ा ट्रायंगुलर सा लग रहा है, बढ़ के कम हो रहा है, तो उसके अंडर का एरिया चाहिए। मतलब हमें कौन सा एरिया चाहिए? अंडर का एरिया मतलब कहां तक आता है वो? अंडर का एरिया मतलब इट शुड कम टिल एक्स एक्सिस तक। तो आपको इस ये एरिया निकालना है। दिस इज एक्चुअली अ पेंटागन, राइट? ये एरिया आपको निकालना है। तो डायरेक्टली तो पेंटागन के तो अलग अलग शेप रहता है, तो आप इसको क्या करेंगे? एक रेक्टेंगल है नीचे का और एक ट्रायंगल है, इसमें ब्रेक कर देंगे और एरिया ऐड कर देंगे। अब कर लोगे इतना ज्योमेट्री बेटा? माई शंतनु, ज्योमेट्री कर लेंगे बेटा आप इतना? ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर सकते हैं इतना? यस। क्वेश्चन 28 के ऑप्शंस का मीनिंग पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 28 के ऑप्शंस का मीनिंग लेते हैं। क्वेश्चन 28 ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन। यस, इसका सही जवाब तो श्रद्धा को भी पता है, इसलिए उसने सही जवाब नहीं पूछा है, उसने बाकी ऑप्शंस के बारे में पूछा है। ये हमारा कल का लास्ट ग्राफ था, है ना। कल के डिस्कशन में वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस डिस्कस कर रहे थे, तब का लास्ट ग्राफ था। तो वी और एस में ये ऐसा बन रहा था। ठीक है। तो श्रद्धा पूछ रही सर बाकी ऑप्शंस का मतलब क्या है? बाकी ऑप्शंस का मतलब श्रद्धा हमें याद नहीं रहेगा, हमें निकाल के देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक एक ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन मुझे सबसे आसान लग रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन में क्या है? इट इज लाइक स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। क्या सबको पता है स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन का इक्वेशन रहता है y इज इक्वल टू एम एक्स जैसा इक्वेशन रहता है। y इज इक्वल टू एम एक्स जैसा इक्वेशन रहता है। Straight line through origin is y is equal to mx, where m is the slope. अच्छा, यहाँ y एक्सिस पे कौन है? y एक्सिस पे यहाँ v है। ओके, y एक्सिस पे v है। स्लोप इज अ कांस्टेंट नंबर, तो मैं m ही रखता हूँ उसके। अच्छा नहीं, m मास्क से कंफ्यूज हो सकता है, तो मे बी लेट मी गिव सम कांस्टेंट k नाम। ठीक है, स्लोप को मैं कांस्टेंट k नाम दे देता हूँ, और x एक्सिस के बदले है डिस्प्लेसमेंट। तो v इज इक्वल टू के एक्स आया। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा? ऐसा कोई फॉर्मूला जिससे v और s रिलेट होते हैं? वेल, तो हमें पता है वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं ds बाई डी टी। तो ds बाई डी टी, वेलोसिटी को लिख दिया ds बाई, तो ds बाई डी टी इज के एस। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ds अपॉन s इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू डी टी। इसका करेंगे इंटीग्रेशन, इसका करेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0
टू टी और इसका भी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एस। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे ln s में टर्म्स आ रही है, ln में आपको टर्म्स आ रही है। तो इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन करके आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन मिलेगा। यहाँ पे log ऑफ 0 तो डिफाइन नहीं होता है, इसका मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 नहीं ले सकते। तो बेसिकली ये सिचुएशन इम्पॉसिबल ही है। सेकेंड ऑप्शन की सिचुएशन तो इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि log ऑफ ln s इसका डेरिवेटिव आ रहा है, सॉरी इंटीग्रेशन आ रहा है। तो इंटीग्रेशन रेंजिंग फ्रॉम 0 टू s और राइट साइड में के टी रेंजिंग फ्रॉम 0 टू t। तो स्टूडेंट्स फैक्ट इज कि ln 0 डिफाइन ही नहीं होता। ओके, लॉग को फाइनल माइनस इनिशियल पुट करेंगे तो ln 0 डिफाइन ही नहीं होता। तो ये ग्राफ तो पॉसिबल ही नहीं है, इतना पता चला हमें। ठीक है, ये ग्राफ इम्पॉसिबल है ऐसा पता चला। सेकेंड जो ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जो है, फोर्थ ऑप्शन में आपको v इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू एस स्क्वायर ऐसा दिख रहा है। इट इज लुकिंग लाइक अ पैराबोलिक पाथ, क्वाड्रेटिक जैसा। तो इसको मैं v इज इक्वल टू के एस स्क्वायर लिख देता हूं। देयरफॉर ds by dt इज इक्वल टू के एस स्क्वायर। तो ds अपॉन एस स्क्वायर इज इक्वल टू के डी टी करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, उससे आपको एस टी का रिलेशन मिल जाएगा। इस तरीके से कि तो ये आपको पुट करना है, समझी बात बेटा? तो ऐसा आपको करना है, हर कैसा इक्वेशन आता है उस हिसाब से। पहले वाले का इक्वेशन बता दो, फिर बाकी आप ऐसा जरूरत पड़ने पे इंटीग्रेशन करके देख सकते हो। पहला वाला इट्स अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट थ्रू ओरिजिन। तो स्ट्रेट लाइन नॉट थ्रू ओरिजिन का इक्वेशन रहता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऐसा इक्वेशन रहता है। तो यहाँ पे y है वेलोसिटी, स्लोप के बदले में कोई भी चीज k ले रहा हूं, x है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, और इसको मैं बोल सकता हूं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि जब s की वैल्यू 0 होगी तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको हम u बोलते हैं ना। बट कल भी हमने देखा था कि u थी इनिशियल वेलोसिटी जो रहती है उसको u बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये इक्वेशन बना। वापस v को पुट करेंगे ds बाई डी टी और इंटीग्रेशन करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो इसका मतलब ये जो बाकी तीनों ऑप्शंस है, थर्ड ऑप्शन छोड़ के फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन है, एक तो कुछ ऑप्शंस इम्पॉसिबल है, या तो कुछ ऑप्शन ये अलग ही नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है ना। इसका ग्राफ कुछ अलग ही आ रहा है, इक्वेशन कुछ अलग ही बन रहा है, अपने इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे इक्वेशन नहीं बन रहे, कुछ अलग ही इक्वेशन बन रहे। ठीक है, दैट मीन्स इट इज नॉट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। बाकी ऑप्शंस आर फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ठीक है, अगर ऐसा डिस्क्रिप्शन पूछा तो आपको बोलना पड़ेगा दे आर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस। ओके, ऑलराइट, सेकंड एक्सरसाइज पे आइए स्टूडेंट्स। सेकंड एक्सरसाइज ब्रेन टीजर एक्सरसाइज, मेरे ख्याल से इसमें 24 टू 41 ये कल के ग्राफ के क्वेश्चंस थे। नाइस, चलो फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर है स्टूडेंट्स को तो फैंटास्टिक। सेकंड में 24 से 41 क्वेश्चन के नंबर बताइए, आपको जो डाउट है वही क्वेश्चंस लेंगे। हर क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ बहुत आसान है, कुछ कुछ ऑलरेडी पहले के होमवर्क में थे। चलो बताइए, 24 से 30 तक कोई डाउट है? 24 से 30 तक नहीं है। 31, 31 के आगे देखिए, 31 के आगे देखिए, सबके पास बुकलेट भेजी हुई है, अपने अपने इसमें देखिए। 28 पे है डाउट, ठीक है भाई। 28 ऑफ सेकेंड एक्सरसाइज, 28 ऑफ सेकेंड एक्सरसाइज लीजिए स्टूडेंट्स। In the following velocity time graph, the distance traveled by the body and its displacement during... अरे ये सवाल में क्या करना है, एरिया लेना है सिर्फ।
है ना, एरिया लेना है। अच्छा, ऑप्शंस पे थोड़ा ध्यान देंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको पता चलेगा कि डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कम होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन आपको समझ आ रहा है या 4 से 5 सेकेंड के बीच में एरिया निगेटिव आ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट में वो सब्ट्रैक्ट होगा लेकिन डिस्टेंस में वो ऐड होगा, ये एरिया है ना, ये एरिया डिस्टेंस में ऐड होगा। कितना एरिया है बेटा ये इतना एरिया बस निकाल लूं मैं तो हाफ इंटू बेस 1 है, और हाइट 40 लेंथ की है, तो मतलब 20 है। ओके, 20 है। ओके, मान लो बाकी सब जो एरिया है उसको मैं कुछ ए नाम देता हूँ, ये सब जो एरिया है पहले का उसको मैं ए नाम देता हूँ। तो क्या आपको समझ आ रहा है कि डिस्टेंस विल बी A+20, A+20, और डिस्प्लेसमेंट विल बी A-20, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में एरिया वो नीचे का निगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो बस दोनों में 40 का फर्क है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां दोनों आंसर्स में 40 का फर्क है, इसको क्विकली टिक कर देना। ठीक है, मैंने ए निकाला भी नहीं, शॉर्टकट समझा क्या मेरा, 1 मिनट के अंदर सवाल सॉल्व हुआ। आई बात समझ में? A+20 और A-20, मतलब दो आंसर्स में 40 का डिफरेंस होना चाहिए। कौन से ऑप्शन में दो जवाब में डिस्टेंस 40 से बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट 40 से छोटी है, दैट ऑप्शन है सिलेक्टेड। ठीक है, बाकी डिटेल मेथड होती थी कि आप पूरा एरिया फाइंड करो, पहले ट्रेपेजियम लो, रेक्टेंगल लो, फिर ऊपर वाला ट्रायंगल लो, फिर नीचे वाला ट्रायंगल का एरिया सब ट्रैक करके, ऐसा सब लंबा करके भी आप निकाल सकते थे इसको। चलो, कल्पेश को 25वां भी डाउट है। ओके, 25वां भी क्वेश्चन देख लेते हैं। कम से कम जिन्होंने सॉल्व किया है उनको डाउट आते हैं, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया उनको डाउट भी नहीं आएंगे, और उनको प्रैक्टिस भी नहीं होगी फिर। तो जिस दिन का होमवर्क उस दिन करने की आदत वाले स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं जनरली। कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट यूनिफॉर्म फॉर 4 सेकेंड, ठीक है, फिर मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो, पहले एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर के हिसाब से। मतलब ये क्या होगा, एस वर्सेस टी ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, क्वाड्रेटिक की वजह से ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक ग्राफ होगा, है ना। कल हमने देखे थे ऐसे पैराबोलिक ग्राफ्स कैसे होते हैं, एक तो नीचे से जा सकता है, एक तो ऐसा नीचे से जा सकता है, या तो डायरेक्टली ऊपर इंक्रीजिंग बढ़ सकता है। तो सीधी बात है, पहले दो ऑप्शन तो कट हो गए यहाँ पे, तीसरा चौथा ऑप्शन टाइप का इंक्रीजिंग पैराबोला आपका होना चाहिए, अपवर्ड पैराबोला होना चाहिए, राइट, दिस इज अपवर्ड पैराबोलिक पाथ, या एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेके अपवर्ड पैराबोलिक पाथ शुरू में होना चाहिए, तो ये है तीसरे और चौथे ऑप्शन में अपवर्ड पैराबोलिक पाथ है। यस, उसके बाद क्या है, उसके बाद वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यहीं पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है मतलब v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, मतलब a जीरो है, a जीरो है ना, a जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट बढ़ते नहीं जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब गाड़ी मूव हो रही है, गाड़ी मूव हो रही है, मतलब इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस लीनियरली, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस लीनियरली, और जो डिस्प्लेसमेंट का होगा वही पोजीशन का होगा, तो लीनियरली मतलब स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस इंक्रीज होगा, मतलब थर्ड ऑप्शन जवाब नहीं आएगा। बहुत लोग हो सकता है थर्ड ऑप्शन में फंस गए, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में फंस गए होगे, थर्ड ऑप्शन जवाब नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन जवाब होगा, फोर्थ ऑप्शन जवाब होगा, इट विल कीप इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, इट विल कीप इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। अगर ये अभी भी नहीं समझ आया, मैं और एक तरीके से बताता हूँ आपको, समझ लीजिए, ग्रीन कलर से बता रहा हूँ एक और तरीके से। वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है, ए जीरो हो ना, जीरो भी एक कांस्टेंट ही नंबर है स्टूडेंट्स,
जीरो भी एक कांस्टेंट ही नंबर है, तो आप चाहो तो वापस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगा सकते हो। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही लगा सकते हो, जहां पे ए इज जीरो, ए इज जीरो। देयरफॉर एस का आंसर क्या आ जाएगा, यू टी। एस का आंसर क्या आ जाएगा, यूटी। अब ये एस जो है डिस्प्लेसमेंट हो या उस पोजीशन हो, दिस इज कमिंग ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम इज ऑन द एक्स एक्सिस। तो सीधी बात समझ आ रही है, दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ओके, वाई इज इक्वल टू एम एक्स क्या होती है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो आपको 4 सेकेंड के बाद का ग्राफ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए, ना कि हॉरिजॉन्टल। पैरेलल वाला हॉरिजॉन्टल वाला ग्राफ नहीं चलेगा, पोजीशन बढ़ती जाएगी। क्लियर है? yes. ऑब्वियसली यहाँ पे जहाँ ग्राफ का है ना तरीका चेंज हो रहा है, वहां पे का टाइम 4 सेकेंड है, वो उन्होंने किसी ऑप्शन में दिया नहीं है। हमको अगर एक्यूरेटली ग्राफ निकालने को बोलते तो हम जरूर दिखाते, क्योंकि सवाल में बोला है 4 सेकेंड तक अलग चीज है, 4 सेकेंड के बाद अलग चीज है। तो फोर्थ ऑप्शन में वो टाइम भी 4 सेकेंड वाला है। ठीक है, वहां पे क्लियर है। चलो अच्छी बात, नाइस। मैं जरूर कहता हूँ ये 25 का बहुत लोग थर्ड ऑप्शन टिक करते थे, ये छोटी मिस्टेक हो जाती है। हमें लगता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब हॉरिजॉन्टल ग्राफ, नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल ग्राफ, लेकिन पोजीशन तो बढ़ती जाएगी, है ना, ऑब्जेक्ट आगे आगे चलता जाएगा तो पोजीशन बढ़ती जाएगी, डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जाएगी। देन क्वेश्चंस है 31 एंड 39। okay, next doubt is 31 and 39। 31 में डायरेक्टली ग्राफ तो कुछ गिवन नहीं है, लेट अस सी क्या बोल रहे हैं ये। बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ वेलोसिटी u, ठीक है भाई, तो मैं ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ, ये u स्पीड अपवर्ड, ओके, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानने का मैंने साइन कन्वेंशन ले लिया। अब इट पासेस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट अबव द ग्राउंड आफ्टर t1 सेकेंड। देखो कहाँ से फेंकी है बॉडी, ग्राउंड से फेंकी है ये भी नहीं बोला है, कहीं से तो भी फेंकी है, और कोई तो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट, मान लो इस पॉइंट को मैं पॉइंट ये दिखाता हूं, तो यहां पे ऑब्जेक्ट जाती है t1 सेकेंड के बाद, लेकिन ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी वापस नीचे आएगी, तो नीचे आते समय भी वो उस येलो पॉइंट में से पास करेगी, तो येलो पॉइंट में से ऑब्जेक्ट इज पासिंग एट 2 टाइम्स, राइट, एट टाइम, दोनों टाइम लिख लीजिए, दोनों टाइम लिख लीजिए, एट t1 कॉमा t2। ठीक है, t1 सवाल में ही दिया है, ऊपर जाते समय t1 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट वहां से पास हो रही है, नीचे आते समय t2 पे वो पास हो रही है। ठीक है, अच्छा, जहां से हमने शुरू किया था वहां से तक की हाइट में h ले लूं तो चलेगा बच्चों, इस हाइट को, इस ऑब्जेक्ट के हाइट को मैं, ये जो पॉइंट के हाइट को मैं h ले लेता हूं। ओके, नाउ लेट अस अप्लाई s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं क्यों लगा रहा हूं ये, बिकॉज t1 t2 दो टाइम आ गए, मतलब मुझे लग रहा है कि क्वाड्रेटिक की जरूरत पड़ेगी, तो दो रूट सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही होते हैं, तो क्वाड्रेटिक इन टाइम कहाँ आता है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके आता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है तो ऊपर का पॉइंट है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एच लेंगे, u भी पॉजिटिव है, u ले लिया, प्लस टी प्लस हाफ, a की वैल्यू क्या लेंगे, एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड है तो a की वैल्यू -9.8, दैट इज माइनस जी लेनी पड़ेगी, और टाइम का स्क्वायर, तो ये बन गया क्वाड्रेटिक। थोड़ा इसको अच्छे से सिस्टमेटिक कर लेते हैं, हाफ को शिफ्ट कर दो, तो जी टी स्क्वायर प्लस 2ut -2h इज इक्वल टू 0। ये बस क्वाड्रेटिक को मैंने थोड़ा एक साइड पे शिफ्ट किया है, ताकि टाइम का स्क्वायर, टाइम वाली टर्म, ये सब एक साइड पे आ जाए। एक मिनट, माइनस साइन आएगी बीच में ना,
जी टी स्क्वायर इस साइड शिफ्ट होगा, 2ut निगेटिव से आएगा, ये प्लस आएगा, जी टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस स्टेप तक देख लीजिए सब लोग केयरफुली, इस स्टेप तक देख लीजिए, इस स्टेप तक क्लियर है? अच्छा, अब कल ही मैंने आपको एक चीज रिवाइज कराई थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो उसके दो रूट जो अल्फा एंड बीटा होते हैं उनमें ये रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए, हमने रिसेंटली रिवाइज किया था, करेक्ट? तो अब यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक है, तो इसके रूट्स क्या है? इसके रूट्स क्या है? दो रूट्स है, एक तो होगा टाइम t1 और एक होगा टाइम t2। तो ये क्वाड्रेटिक के रूट्स t1 एंड t2 है स्टूडेंट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? t1 प्लस t2 माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, ये b क्या होता है? b होता है x का कोएफिशिएंट, मतलब यहाँ पे टाइम का कोएफिशिएंट, दैट इज -2u। ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो b है वो खुद निगेटिव है, ओके? ये जो b है, ये b खुद निगेटिव है, ओके? ये -2u ये अपना b की वैल्यू है, समझे? ये b की वैल्यू है, तो -2u ये b की वैल्यू है, बाहर में एक माइनस साइन, माइनस बी बाय ए, ए मतलब यहाँ पे कौन है? a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, क्वाड्रेटिक वाले का कोएफिशिएंट, दैट इज g। तो नीचे आएगा g, सो t1 प्लस t2 का आंसर आ रहा है 2u अपॉन g। t1 प्लस t2 का आंसर आ रहा है 2u अपॉन g। प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है, मैं देख रहा हूँ हमें फाइंड क्या करना है, मैं क्वेश्चन को ध्यान से वापस पढ़ रहा हूँ, तो हमें फाइंड क्या करना है? अच्छा, t1 प्लस t2 पर से हमें हमें फाइंड क्या करना है, ये किसको समझ आ रहा है बताइए? क्या हमें t2 फाइंड करना है स्टूडेंट्स? क्या हमें t2 फाइंड करना है कि कुछ और फाइंड करना है? यहाँ पे t2 वाला ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब एक्चुअली हमें t2 नहीं फाइंड करनी। ये क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको समझ आ रहा है किसी को क्या पूछना चाह रहे हैं? ये पूछना चाह रहे हैं t2 माइनस t1, ये हमें पूछना चाह रहे हैं। ये बात किसी को समझ आई क्या क्वेश्चन पढ़ के? यस, श्रद्धा को समझ आई है, बिल्कुल करेक्ट, आर्यन को भी समझ आई है ना? मतलब ऑलरेडी वो ऊपर जाने को टाइम t1 लगा, उसके बाद शुरू से वापस आने को टाइम t2 लग रहा है, उन दोनों के बीच में कितना टाइम लग रहा है, मतलब वो उस पॉइंट से आगे हवा में कितना टाइम रहा, है ना? उस पॉइंट से ऊपर कितना टाइम हवा में रहा, ये टाइम पूछा हुआ है, दैट विल बी t2 माइनस t1। ये टाइम इंटरवल पूछा है, उस पॉइंट में से पास होने के बीच में का टाइम इंटरवल पूछा है। ठीक है, सो दैट इज t2 माइनस t1, ये हमें पूछा हुआ है। हमें तो मिला है t1 प्लस t2, देखिए आइडिया करिए, इस पर से क्या मैं t2 निकाल सकता हूँ? t2 निकाल सकता हूँ, इस फॉर्मूला पर से t2 निकाल सकता हूँ 2u बाय जी माइनस t1, 2u बाय जी माइनस t1, ये t1 को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड में, तो T2 की वैल्यू मिल गई। तो अब आ गया आंसर स्टूडेंट्स, देयरफॉर आपको जो हमें जो आंसर चाहिए दैट इज T2 माइनस T1। T2 का जो आंसर आया है 2u बाय जी माइनस T1, उसमें से और सब्ट्रैक्ट करना है T1, तो फाइनल आंसर इज 2u बाय जी माइनस ट्वाइस T1 which is available in the second option. This was certainly not an easy question. This takes some thought. तो ये इस तरीके से करना है।
लिख लीजिए जिनको भी ये डाउट था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस, नेक्स्ट 39th डाउट लेंगे, ये लिख लीजिए, सबको लिखने दीजिए पहले, फिर 39th पे आते हैं। चलो, so we'll go to next question, 39. A ball is dropped from a certain height on the surface of a glass. अच्छा, तो हमारे पास ग्लास का सरफेस चाहिए हमें, और उसके ऊपर बॉल ऐसे आ रहा है, ऊपर से कोलाइड हो रहा है। It collides elastically एंड देन कम्स बैक टू इनिशियल पोजीशन। ये इलास्टिक कोलाइड क्या होना, ये फिजिक्स में आगे आने वाला है, कोलिजन नाम का एक अलग चैप्टर है, वहां पे आने वाला है। तो लेकिन यहाँ पे आपको वर्ड समझे नहीं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इसका मीनिंग आपको आगे समझ आएगा। आगे अगले वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, कम्स बैक टू इनिशियल पोजीशन, यही होता है इलास्टिक कोलिजन। ओके, इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कॉन्जर्व होती है, काइनेटिक एनर्जी भी कॉन्जर्व होती है, तो वो वापस उसी हाइट पे आ सकता है। रियल लाइफ में आप बॉल को नीचे छोड़ेंगे तो वापस उस हाइट तक आता है क्या? नहीं आ सकता है, क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस होता है। ग्राउंड के साथ जब ऑब्जेक्ट कोलाइड होती है तो कुछ ना कुछ एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो जाती है, कभी कभी कुछ कुछ स्लाइटली हीट में भी कन्वर्ट होती है, छोटी सी एकदम। तो इसकी वजह से बॉल वापस उस जगह पे नहीं आ पाता रियल लाइफ में, ठीक है। लेकिन इलास्टिक कोलिजन मतलब एक आइडियल सिचुएशन है कि बॉल वापस उसी जगह पे आएगा, ठीक है, बॉल वापस उसी जगह पे आएगा। मतलब अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ये बॉल नीचे आते समय ऐसा है, एंड साइड में दिखाऊं तो वापस ऐसे ही ऊपर जाएगा वो, वापस ऐसे ही ऊपर जाएगा वो बॉल, उतने ही हाइट तक ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, उतने ही हाइट से वापस नीचे आएगा ऐसे,
फिर वापस ऊपर जाएगा उतने ही हाइट तक। ये प्रोसेस चलती जाएगी फॉर एवर। ओके, एक ही जगह पे होगी, एक ही स्ट्रेट लाइन पे होगी। मैं समझने के लिए आजू बाजू में निकाल रहा हूं, ताकि हमें दिखे कि मैं बार बार ऊपर नीचे ऐसे दिखा रहा हूं करके। वो होगा एक ही रास्ते पे, वो ऊपर नीचे आते जाएगा। ये सिचुएशन है, ठीक है। कोई रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस अगर होता तो वो सेम हाइट तक आ ही नहीं सकता था, ठीक है। अगर एयर रेजिस्टेंस होता तो वो सेम हाइट तक आ ही नहीं सकता था, बिकॉज उन्होंने बोला है कि कम्स बैक टू इनिशियल पोजीशन। इसका मतलब है कि एयर रेजिस्टेंस भी यहाँ निग्लेक्टेड है, या एयर का रेजिस्टेंस भी नहीं है, और कोलिजन भी आइडियल है। ओके, सब कुछ आइडियल एकदम सिचुएशन है, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक एंड आइडियल सिचुएशन इसे कहेंगे। तो वो वापस ओरिजिनल पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपको पता है कि बॉल स्टार्टिंग में जो किया है वो बॉल ड्रॉप किया हुआ है। वर्ड क्वेश्चन में यूज्ड है ड्रॉप्ड। बॉल इज ड्रॉप्ड किया मतलब यू इसकी जीरो है, ठीक है। इनिशियल यू जीरो है। कौन से ऑप्शंस में यू जीरो नहीं है वो ऑप्शन हटा दीजिए, डायरेक्ट हटा दीजिए। यू मतलब इनिशियल टाइम पे कौन से ऑप्शन में यू जीरो नहीं है बताओ, वो ऑप्शन को हम डिलीट मारेंगे। कौन से ऑप्शन में यू जीरो नहीं दिख रहा है आपको, मतलब इनिशियल टाइम पे वेलोसिटी जीरो नहीं दिख रही, सेकेंड ऑप्शन में नहीं दिख रही है, तो सेकेंड ऑप्शन गायब करो। सेकेंड ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता, बाकी तीनों में से कोई तो आंसर है। इतनी बात समझ आई है ना, इतनी बात समझ आई। चलो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी। बॉल नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी कहाँ है, वेलोसिटी डाउनवर्ड है, वेलोसिटी डाउनवर्ड है। अब डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेना कि निगेटिव लेना, ये तो अपने साइन कन्वेंशन पे डिपेंड करता है। सभी ऑप्शंस देखिए, सभी ऑप्शंस में शुरू में वेलोसिटी जीरो के बाद उन्होंने पॉजिटिव दिखाई है कि निगेटिव दिखाई है, जस्ट जीरो के बाद। यहां पे वेलोसिटी कैसी दिखाई है देखिए, पॉजिटिव दिखाई है कि निगेटिव दिखाई है, पॉजिटिव दिखाई है। मतलब इनका साइन कन्वेंशन क्या है, इनका साइन कन्वेंशन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है ऑप्शंस ने। कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, अपवर्ड्स को पॉजिटिव लिया है कि डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया है। हे भगवान, अभी भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन है। बेटा बॉल कहाँ आ रहा है, बॉल नीचे आ रहा है। हाँ, मेजोरिटी स्टूडेंट सही बोल रहे हैं, बॉल नीचे आ रहा है। बॉल नीचे आ रहा है फिर भी वेलोसिटी पॉजिटिव ले रहे हैं, मतलब डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव लिया हुआ है। इन सभी ऑप्शंस वालों ने डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर वेलोसिटी का क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के हिसाब से। u तो जीरो है, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव g आएगा, प्लस g आएगा, और टाइम भी t है। तो क्या आपको समझ रहा है, v इज इक्वल टू जी टी ऐसा ग्राफ आएगा। तो v इज इक्वल टू जी टी, ये ग्राफ क्या रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। दिस इज लाइक y इक्वल टू एम एक्स जैसा, तो स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए कि निगेटिव होना चाहिए इस ग्राफ का, स्लोप होगा प्लस जी, मतलब पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप है मतलब बढ़ती जा रही है लाइन, लाइन स्ट्रेट बढ़ती जा रही है। अच्छा, अब इस पॉइंट पे आप फोर्थ ऑप्शन को डिलीट मार सकते हैं, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन नहीं है, फोर्थ ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन नहीं है। यहां तक समझ आया, आपको स्टेप बाय स्टेप हर ऑप्शन में क्या गलती है वो बताते जा रहा हूं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन नहीं है, जबकि अपना इक्वेशन बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, इसलिए फोर्थ ऑप्शन गलत है। अब पहला और तीसरा ऑप्शन बचा। पहला और तीसरे ऑप्शन की शुरुआत सेम है, शुरुआत एग्जैक्टली सेम है ना, दोनों में इंक्रीज इंक्रीज होते हुए जा रहा है। तो यहां तक शुरुआत दोनों की सेम है, मतलब जब तक मैक्सिमम स्पीड आ रही है, दैट इज बॉटम पे बॉल पहुंचेगा तब एकदम हाई स्पीड से पहुंचेगा। अच्छा, अगर यहां पे उसकी स्पीड है v, स्पीड है v फॉर v मैक्सिमम, मैं उसको लिखूंगा, बॉल की स्पीड है v मैक्सिमम, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा,
just after collision, just after collision, जस्ट आफ्टर कोलिजन बॉल की सेम स्पीड रहेगी बट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। ये आपको बात समझ आ रही है? वी मैक्स स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, जब उसकी वेलोसिटी नीचे थी, है ना, तो वेलोसिटी उसकी नीचे थी, लेकिन अब वेलोसिटी ऊपर हो जाएगी क्योंकि बॉल ऊपर जाना शुरू करेगा। दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल जाना शुरू करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल जाना शुरू करेगा। अभी के अपने नोटेशन के हिसाब से, साइन कन्वेंशन के हिसाब से डाउनवर्ड पॉजिटिव है, तो अपवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या आना चाहिए? अपवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या आना चाहिए? निगेटिव वेलोसिटी आनी चाहिए। ये बात समझिए आपको, ये बात समझ रही है? तो वेलोसिटी निगेटिव आनी चाहिए। कौन से ऑप्शन में निगेटिव आ रही है? थर्ड ऑप्शन में निगेटिव आ रही है ना? ये निगेटिव वेलोसिटी आ रही है। समझे? तो सडनली जब बॉल कोलाइड हुआ, ये है ना, ये कोलिजन की बात है, ये टाइम कोलिजन का टाइम है। ये कोलिजन के टाइम पे सडनली बॉल की वेलोसिटी पॉजिटिव के बदले निगेटिव हो गई, मतलब डाउनवर्ड्स के बदले अपवर्ड्स हो गई सडनली। ठीक है? दैट इज ओनली अवेलेबल इन थर्ड ऑप्शन। इज दिस क्लियर बेटा? ठीक है। और वहां पे कैपिटल टी क्या है? दिस इज लाइक हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे ये वापस रुक जाएगा, जीरो स्पीड हो जाएगी, फिर वापस नीचे आएगा, तो फिर वापस ये वाला जो जगह है, ये वाली कोलिजन का टाइम है, ये वाला कोलिजन का टाइम है। फिर से टू टी जो है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो ऐसे बॉल ऊपर नीचे आते रहेगा। हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, फिर वापस लोएस्ट ग्राउंड पे जाएगा, तो कोलिजन होगा। कोलिजन होगा तो सडनली वेलोसिटी की साइन चेंज होगी, पॉजिटिव टू निगेटिव। ऐसा होते ही रहेगा, होते ही रहेगा, तो ग्राफ इन्फिनिट तक जाते रहेगा इस तरीके से। आई होप आप अपना प्रोसेसिंग कर रहे होगे सही तरीके से। इसमें ज़्यादा लिख तो नहीं सकते आप, मुझे नहीं लगता है कुछ ज़्यादा लिखने जैसा है इस सॉल्यूशन में, क्योंकि सब ग्राफिकल चीज़ें हैं, तो आप समझ लीजिए हर स्टेप में क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर मैं आपको एक और छोटा सा सवाल पूछने वाला हूँ इसी में, कि अगर यही क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन ऐसा देते, अगर साइन कन्वेंशन इसी क्वेश्चन में होता अपवर्ड्स पॉजिटिव, अपवर्ड्स को पॉजिटिव होता, अगर अपवर्ड्स को पॉजिटिव होता, तो आपका ग्राफ कैसे आता था? सोचिए। ओके, मैं आपके जवाब को वेरीफाई नहीं कर सकता, क्योंकि आप जवाब चैट बॉक्स पे ग्राफ आपका नहीं डाल पाओगे कम टाइम में। तो आप जस्ट बनाइए अपने माइंड में, या रफ में बना के रखिए, फिर मैं आपको सही जवाब दिखाता हूँ कि क्या आता था ग्राफ करके। अगर अपवर्ड्स डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते थे, तो ग्राफ कैसे आता था? अपवर्ड्स पॉजिटिव होता था, तो शुरू में बॉल नीचे आ रहा है, तो शुरू में वेलोसिटी उसकी जीरो से निगेटिव होती जाती थी। ये बात समझ आ रही है बच्चों? शुरू में वेलोसिटी निगेटिव होती जाती थी कुछ टाइम तक, कहां तक? जब तक कोलिजन नहीं हो रहा है तब तक। अब इसके बाद यहाँ पे कोलिजन होगा, तो कोलिजन होते समय सडनली बॉल की वेलोसिटी निगेटिव के बदले पॉजिटिव हो जाएगी। अपवर्ड्स मतलब जितनी निगेटिव थी उतनी ही पॉजिटिव हो जाएगी, उतनी ही पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन ऊपर जाते जाते बॉल की स्पीड कम होती जाती है, तो ये स्पीड कम होती जाएगी। यहां पे बॉल पहुंच गया टॉप पोजीशन पे।
टॉप पे बॉल पहुंच गया, ओके, टॉप पे पहुंच गया, हाईएस्ट पोजीशन पे बॉल पहुंच गया, फिर वापस वो नीचे आएगा, वापस नीचे आएगा मतलब, वापस नीचे आएगा मतलब वापस से डाउन, निगेटिव उसकी वेलोसिटी होते जाएगी, वापस से निगेटिव वेलोसिटी होती जाएगी, फिर वापस से वो कोलिजन होगा। ये इस तरीके से ये ग्राफ कंटिन्यू होते रहेगा, ठीक है। तो ये पिछले ग्राफ जैसा ही है, बस साइन कन्वेंशन उल्टा होने की वजह से पिछले ग्राफ असली आंसर में जहां पे अपना ऊपर का पार्ट आया था वह उसके बदले नीचे आ रहा है, नीचे के बदले ऊपर आ रहा है, जहां पॉजिटिव था उसके बदले निगेटिव आ रहा है, जहां निगेटिव था उसके बदले पॉजिटिव आ रहा है। वापस ये टॉप टॉप की पोजीशंस में आपको लिख के दिखा रहा हूं, जहां स्पीड 0 हो जा रही है वो टॉप की पोजीशन है, जहां जहां स्पीड 0 हो जा रही है वो टॉप की पोजीशन है, और जहां जहां पे वेलोसिटी सडनली चेंज हो रही है, साइन चेंज कर रही है, वहां पे कोलिजन हो रहा है इससे। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। रिजेश आस्किंग सर स्पीड टाइम ग्राफ कैसे होगा। हाँ, ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आया है ना, ये सब सवालों में वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। v फॉर वेलोसिटी है क्योंकि उसको पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइन दे रहे हैं हम वेक्टर के हिसाब से। लेकिन अगर हमें स्पीड टाइम ग्राफ पूछते, बताइए बताइए स्टूडेंट्स, क्या इसका स्पीड टाइम ग्राफ ऑलरेडी ऑप्शंस में अवेलेबल है? क्या इसका स्पीड टाइम ग्राफ ऑलरेडी ऑप्शन में अवेलेबल है? यस, बिल्कुल अवेलेबल है। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज अ स्पीड टाइम ग्राफ एक्चुअली, है ना, क्योंकि निगेटिव लेना ही नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव ही लेना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन में भी पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये थर्ड ऑप्शन का ही मैग्नीट्यूड है। थर्ड ऑप्शन में जहां जहां निगेटिव है उसी को ऊपर फ्लिप कर दीजिए, नीचे का ऊपर पार्ट कर दीजिए, तो आपका पहला ऑप्शन बन जाएगा। तो पहला ऑप्शन इज आंसर ऑफ पहला ऑप्शन इज आंसर ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, नॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ बट स्पीड टाइम ग्राफ। इट इज आंसर ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। नहीं 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 बेटा, ग्लास सरफेस का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, सरफेस नहीं, कोलिजन इलास्टिक होना चाहिए बस। जनरली ग्लास सरफेस पे कोलिजन इलास्टिक जैसा होने के चांसेस ज्यादा रहते, इसलिए वहां उन्होंने ग्लास सरफेस दिया है। बाकी सरफेस कोई भी बोलते हैं, अगर आपको बोल दिया कोलिजन इलास्टिक है मतलब वापस वो उसी जगह पे आता है, तो ये बात है, बाकी कोई नहीं है। तो बाकी कोई और भी सरफेस रहा तो मोशन तो स्ट्रेट लाइन ही होगी ना, मोशन तो स्ट्रेट ही होती है, मोशन आड़ी टेढ़ी कोई नहीं हो रही है ना। हमारे चैप्टर स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो हम इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन मोशन ही स्टडी करने वाले हैं। कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई हवा यहाँ वहां बह नहीं रही है, सीधा स्ट्रेट ऑब्जेक्ट नीचे आ रही ऊपर जा रही, नीचे आ रही ऊपर जा रही, दैट्स इट। अच्छा, एक और बात बता देता हूं आपको, अगर कोलिजन इलास्टिक नहीं होता, अगर कोलिजन इन इलास्टिक होता, इन इलास्टिक, इसके डिटेल्स अपने आगे चैप्टर में आने वाले, लेकिन अभी क्योंकि आप लोग बात को अच्छे से समझ पा रहे हो ऑलरेडी, ऐसा मुझे लग रहा है, तो कोलिजन अगर इन इलास्टिक होता तो क्या आपको समझ आ रहा है? मान लो स्पीड टाइम ग्राफ आपको पूछूं तो कैसा होता स्टूडेंट्स, स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होता था? ये आपको समझ आ रहा है क्या, कुछ सोच पा रहे कोई? शुरू में स्पीड तो बॉल की बढ़ रही है, ठीक है, स्पीड बॉल की बढ़ रही है, लेकिन कोलिजन होने के बाद स्पीड कम हो जाती थी बेटा, स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती थी, ऐसे कम स्पीड से बॉल जाता था, फिर वापस बॉल ऊपर जाता था उसी स्पीड से, लेकिन कोलिजन के बाद थोड़ी कम स्पीड होती थी, फिर वापस ऐसे बॉल ऊपर जाता था उसी स्पीड से, लेकिन कोलिजन के बाद थोड़ी सी कम स्पीड होती थी। तो ये छोटी छोटी गैप बनती जाती थी, ऐसी ऐसी गैप बन जाए, कोलिजन पे स्पीड कम हो जा रही है,
है ना, कोलिजन पे स्पीड कम हो जा रही है, इसलिए बॉल वापस उस हाइट पे नहीं आएगा, उस हाइट पे बॉल वापस नहीं आएगा। तो ये परफेक्टली ट्रायंगल नहीं बनेगा, छोटा छोटा ट्रायंगल हो जाएगा। ये सब जो पॉइंट्स है ये कोलिजन के पॉइंट्स है। ठीक है, ये कोलिजन के पॉइंट्स है। हर कोलिजन पे स्पीड कम हो जा रही है बेटा, हर कोलिजन पे स्पीड कम हो जा रही है एनर्जी लॉस की वजह से। यस करेक्ट, एनर्जी लॉस की वजह से स्पीड कम हो जा रही है। ठीक है, ये हुआ स्पीड टाइम ग्राफ। अगर इसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बनाऊं तो कैसा आएगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो कैसा आएगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये बना लीजिए, किसी को नोट्स में अगर बनाना है तो आप। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा? अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं मैं, नहीं डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव मानते हैं, ताकि शुरू में पॉजिटिव स्पीड निकले। मेरी इच्छा डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानता हूं, तो शुरू में पॉजिटिव स्पीड दिखेगी। तो शुरू में पॉजिटिव स्पीड इतनी पॉजिटिव है, मान लो इतनी पॉजिटिव है। हम्म, लेकिन बाद में कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद स्पीड उतनी निगेटिव नहीं आएगी, उतनी निगेटिव नहीं आएगी, थोड़ी सी कम आएगी निगेटिव, थोड़ी सी कम निगेटिव आएगी, तो थोड़ा गैप रहेगा ऐसा। फिर इसी गैप से ये आगे जाएगा ऐसा, वापस से कोलिजन होगा, कोलिजन पे वेलोसिटी रिवर्स तो होगी, रिवर्स तो होगी, लेकिन उतनी ज्यादा मैग्नीट्यूड में नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। कि कम हो जाएगी मैग्नीट्यूड में, तो इस तरीके से। ठीक है, वापस कोलिजन होगा तो वापस ऐसे छोटा 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 ग्राफ बनता जाएगा। आई होप आपको समझ आ रही है बात, है ना? आई होप आपको बात समझ आ रही है। यस, स्पीड डिक्रीज हो रही है, स्पीड कम होती रही हर बार कोलिजन के बाद। डायरेक्शन भी रिवर्स हो रही है लेकिन स्पीड कम हो जा रही है, डायरेक्शन रिवर्स हो रही है लेकिन स्पीड कम हो रही है, ऐसा होते जाएगा। इसमें से कोई ग्राफ्स आपको याद नहीं करने हैं, बस अंडरस्टैंड करने हैं। हर बार सवाल तो कुछ ना कुछ नया नया आ सकता है। वेरी गुड। अब आते हैं स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के डाउट्स पे। मेडिकल वाले डाउट्स खत्म हो गए। 31 39 38 बाकी है। 38 डाउट आया है कल्पेश को। 38 डाउट में क्या है? 38 में कोई दम नहीं बेटा। 38 जैसा कल क्लास में किया है हमने, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, तो पहले स्पीड बढ़ेगी बाद में कम होगी। इसमें क्या दम है? 38 का डायरेक्टली पहले स्पीड बढ़ेगी कम होगी, एक ही ऑप्शन है, बकवास ऑप्शन है बाकी सब, एक ही पहला ही ऑप्शन सही है, तो उसमें कोई दम नहीं है। चलो इंजीनियरिंग बुकलेट में खोल रहा हूँ। सेकेंड एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट का बेटा प्रतीक 12 कौन सा क्वेश्चन बोल रहा है? 12 तो क्वेश्चन ही नहीं है उसमें। उस एक्सरसाइज में तो 8 9 10 मैंने होमवर्क दिया था और 11 क्वेश्चन है, 12 तो क्वेश्चन ही नहीं है उसमें। प्रतीक पानसरे 12th कहाँ का पूछ रहे हो आप? कौन सी एक्सरसाइज थोड़ा बताओ मुझे। इंजीनियरिंग मेडिकल या कौन से, कहाँ कौन से किस चीज का पूछ रहे हो? अच्छा ब्रेन टीजर का 12।
तो भी ठीक है, वापस आता हूँ मैं मेडिकल बुकलेट का ही, इसी ब्रेन टीजर एक्सरसाइज का ही 12th क्वेश्चन आपको चाहिए। ठीक है भैया, तो पहले ये डिस्कशन कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें तो फिर और भी थोड़े डाउट्स है, ये तो पहले के उस दिन के होमवर्क का है ना, जिस दिन 55 क्वेश्चंस दिए थे उसमें के होमवर्क का ये है। चलो वो डिस्कस करना है क्या, तो ठीक है कर लेते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा आ जाओ, आ जाओ कर लेते हैं डिस्कस, कोई टेंशन नहीं। क्वेश्चन ब्रेन टीजर का 12वां क्वेश्चन मैं बोर्ड पे ले रहा हूँ। A stone is dropped from a height h. Simultaneously, another stone is thrown up the ground which reaches a height 4h. तो फिर यहाँ पे डायग्राम ऐसे बनेगी कि ये एक बॉल जो है वो 1h हाइट तक नीचे आता है, लेकिन दूसरा को हम ऊपर फेंकते हैं तो उसकी ताकत है जाने की 4h तक, 4h तक जाने की उसकी ताकत है। यहाँ पे ये है ग्राउंड, दिस इज हाइट h और दिस इज हाइट 4h। ठीक है, ये इसकी ताकत है। लेकिन असली में क्या हुआ, असली में हुआ कि हमें पूछा है कि दोनों बॉल कहां पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, दोनों बॉल कहां पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, किस टाइम पे क्रॉस करेंगे। आपको समझ रहे हैं, नीचे का बॉल फास्ट जा रहा है, नीचे के बॉल में ज्यादा ताकत है, नीचे का बॉल दमदार है। ओके, तो तब तक ऊपर का बॉल जो आया है, लेट मी कॉल, ऊपर का बॉल आया डाउन विद डिस्टेंस h1 आया, और नीचे का बॉल जो है, नीचे का बॉल है ऊपर गया एट अबाउट डिस्टेंस h2, नीचे का बॉल गया h2। ठीक है, तो इस जगह पे दोनों बॉल हाय हेलो करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। समझ रहे, दिस इज अ क्रॉसिंग हाइट, यहाँ पे दोनों बॉल का एक दूसरे को क्रॉसिंग हो रहा है। ये डायग्राम समझ गई सबको, देखिए। ठीक है, अब दोनों बॉल्स के लिए इक्वेशन लगाते हैं स्टूडेंट्स। पहले बॉल के लिए इक्वेशन लगाएंगे, पहले बॉल के लिए इक्वेशन लगाएंगे, तो पहले बॉल के लिए इनिशियल स्पीड जीरो है, u1 जीरो है, राइट, उसको ड्रॉप किया गया है। पहले बॉल का u1 जीरो है, और वो h हाइट नीचे आके फाइनली उसकी कोई स्पीड भी रहेगी, फाइनली उसकी कोई स्पीड रहेगी, और h1 डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रही है। दूसरा बॉल ऊपर जा रहा है, तो अपनी मर्जी है कि हमको साइन कन्वेंशन क्या लेना है। अगर मैं साइन कन्वेंशन लू अपवर्ड्स को पॉजिटिव, क्योंकि बड़ा जो है ज्यादा डिस्टेंस सेकेंड बॉल जा रहा है, तो मेरी इच्छा हो रही है कि मैं अपवर्ड्स को पॉजिटिव ले लूं। तो जब मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊंगा फॉर द फर्स्ट बॉल, तो आर यू अंडरस्टैंडिंग कि फर्स्ट बॉल की स्पीड तो जीरो है, एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा -g, टाइम को टी स्क्वायर लेंगे, और s को लेना पड़ेगा -h1। ये बात समझ आ रही क्या, देखो h1 तो डिस्टेंस है ना, तो डिस्प्लेसमेंट होगा -h1, क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है, मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो -h1 इज इक्वल टू -12 g t²। साक्षी पूछ रही सर कंडीशन फिर से एक्सप्लेन करो, कौन सी कंडीशन, किस चीज को आप कंडीशन बोल रहे हो, क्या एक्सप्लेन करूं बेटा वापस। यू मीन टू से किसी क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखो ये यहां से येलो कलर में देखो डायग्राम में, फर्स्ट बॉल यहां से बेटा नीचे छोड़ा हुआ है, फर्स्ट बॉल यहां से नीचे छोड़ा हुआ है, जा रहा है जमीन की तरफ, ठीक है, वो जा रहा है जमीन की तरफ,
और उसी टाइम पे सेम टाइम पे सेकेंड बॉल जो है वो थ्रो किया ऊपर, थ्रोन अप, सेकेंड बॉल को ऊपर थ्रो किया है। तो पूछा है कि दोनों जब आपस में हाय हेलो करेंगे, क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, तो कितना टाइम तब तक पास होगा, हाउ मच टाइम के बाद वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। जबकि दूसरे बॉल को इतने जोर से फेंका है कि वो टोटल जाने वाला है 4H हाइट तक, टोटल वो 4H हाइट तक जाने की उसकी ताकत है, इतने स्पीड से उसको फेंका हुआ है। तो दोनों बॉल एक दूसरे को कहां पे क्रॉस करेंगे? ऑब्वियसली बीच में क्रॉस करेंगे कहीं पे। पहला पहला नीचे आ रहा है, दूसरा बॉल ऊपर जा रहा है, तो दोनों बीच में कहीं मिलेंगे ना आपस में। वो उसी को मैंने क्रॉसिंग लाइन लिखी है। सवाल समझा क्या आप बेटा? ठीक। तो अब देखो, मैंने पहले स्टोन के लिए एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया, तो माइनस एच वन इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर मिला। तो माइनस माइनस साइन दोनों की अगर मैं कैंसिल कर दूं तो एच वन इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। यहां तक आप पहुंच रहे हो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब मैं सेकेंड बॉल के लिए सेम चीज लगाऊंगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें चाहिए सिर्फ H2 हाइट तक पहले पहुंचे सेकेंड बॉल, क्रॉसिंग टाइम तक H2 हाइट तक पहुंचे, प्लस H2 ऊपर जा रहा है ना सेकेंड बॉल, तो प्लस H2, उसका स्पीड है U2, U2T प्लस हाफ, प्लस हाफ। अब एक्सेलरेशन निगेटिव ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है, तो एक्सेलरेशन माइनस जी टी स्क्वायर। देयरफॉर आपका H2 क्या बन रहा है, देखिए ध्यान से, H2 बन रहा है U2T, U2T माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, U2T माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है क्या बेटा? देखो, दोनों बॉल का H1 H2 हाइट्स डिस्टेंसेस कवर होंगे, वो दोनों का इक्वेशन मैंने एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से बनाया। दोनों के टाइमिंग सेम रहेंगे, इसलिए मैंने T1 T2 अलग नहीं लिया, दोनों का क्रॉस करने तक का टाइम सेम रहेगा, इसलिए दोनों का टाइम हमने T1 T2 नहीं लिया, टाइम सेम T ही लिया। आ रही बात समझ में बेटा? यस। अच्छा, अब H1 और H2 में क्या कनेक्शन है, ये किसी को ऑब्जर्व हो रहा है? H1 और H2 में क्या कनेक्शन है, डायग्राम पर से क्या आप देख सकते हो? डू यू सी दैट H1 और H2 की एडिशन हो रही है H, H1 प्लस H2 इज H। वेरी गुड। तो बस अब H1 का फॉर्मूला बना है, पुट कीजिए हाफ जी टी स्क्वायर। H2 का फॉर्मूला बना है U2T माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू H। ये हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो बहुत खुशी से आपने बताना चाहिए कि टाइम का जवाब आ रहा है H बाई यू टू, H अपॉन यू टू। ये आ रहा है अपना आंसर। क्या ऑप्शन में आंसर दिख रहा है? ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि U2 क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था। तो अब हमें U2 फाइंड करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। ऑप्शंस में H तो है लेकिन U2 नहीं है, तो U2 फाइंड करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, मैं डायग्राम में कुछ और अपग्रेड्स कर रहा हूँ, डायग्राम में कुछ और अपग्रेड्स कर रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये जो सेकेंड स्टोन पूरा 4H हाइट तक जाने वाला है, तो वहां पे जाके उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी ना। टॉप मोस्ट पॉइंट पे किसी भी बॉल की जाके स्पीड जीरो हो जाती है। तो अगर हम उस बॉल के लिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस इक्वेशन लगाना चाहेंगे, तो क्या आपको समझ आ रहा है कि इसका v जीरो हो जाएगा ऊपर जाने के बाद? लेकिन u जो था इनिशियली वो u2 था, u2 से ऊपर भेजा था, प्लस टू, a की वैल्यू माइनस जी है, और ये जो s है डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये 4h हो रहा है, 4h हो रहा है। तो अब देखिए, इस इक्वेशन पर से आपको वैल्यू मिल रही है कुछ, इस इक्वेशन पर से मिल रहा है u2 का स्क्वायर इज 8gh, देयरफॉर u2 की वैल्यू मिल रही है रूट ऑफ 8gh, u2 की वैल्यू मिल रही है रूट ऑफ 8gh, रूट ऑफ 8gh। बस ये वैल्यू यहां पे अब आप पुट कर दीजिए,
ये वैल्यू u2 की यहाँ पे आप आंसर में पुट कर दीजिए, √8gh। तो आंसर आएगा अपना h अपॉन √8gh। एक रूट एच कैंसिल होके ऊपर √h बचेगा और नीचे √8g बचेगा। दैट इज द आंसर फाइनली। मैं इसको आपको सॉल्यूशन में डाल दूंगा बेटा, ग्रुप पे डाल दूंगा, लिखने को टाइम लगेगा। ये अच्छे टॉप क्लास क्वेश्चंस में से ये है जो आपके डाउट्स आए हुए हैं अभी। तो इसको मैं ग्रुप पे डाल दूंगा पूरा पेज, आप पहले समझ लीजिए, बस कुछ ना समझे तो पूछिए ना, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये वर्ड प्रॉब्लम इसीलिए टफ होता है कि पहले तो बहुत लोग को समझने में मुश्किल आता है बोल क्या रहा है क्वेश्चन में। तो you have to improve your English language speaking skills and understanding skills. More you are comfortable in speaking English, reading English, then you are more comfortable in understanding English as well. Then you can actually visualize the situation. By reading every word of the question carefully, you can properly visualize the situation कि exactly हो क्या रहा है, and then you can try solve the question. ग्रीन कलर की स्टेप एक बार एक्सप्लेन करो। ग्रीन कलर की स्टेप ये है कि ऊपर फेंकने वाले बॉल के लिए टोटल टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने तक मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया है उसके लिए, टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने तक पूरे पाथ का, सिर्फ क्रॉस करने टाइम का नहीं, पूरे टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने का, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 बनने तक के रास्ते के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया है। दैट्स इट। नीचे आंसर के टैब बाजू में जो ग्रीन कलर है वो तो कैलकुलेशन किया है। एच का ना, ऊपर एच है नीचे √h, तो एक √h कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का जो h है उसको आप √h इंटू √h लिख सकते हैं ना। h इज ऑलवेज √h का स्क्वायर। इस h को आप √h का स्क्वायर नहीं क्या लिख सकते? इस h को आप किसी भी h को √h इंटू √h लिख सकते हैं ना, तो एक √h ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा बेटा। ये यहाँ पे कैलकुलेशन वाली स्टेप। चलो 7, 17, 47। ओके, इस एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन पे आ जाओ। ये आपके लिए कुछ 10 सेकेंड का क्वेश्चन होना चाहिए, अगर आपको गोल्डन पॉइंट्स वेक्टर के चैप्टर के याद है तो। यहाँ v2 बार माइनस v1 बार का मैग्नीट्यूड लेना है, और ये आता है 2v साइन थीटा बाई 2। ये वेक्टर चैप्टर में हमने देखा हुआ है। एडिशन का आता है 2v कॉस थीटा बाई 2, और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड आता है 2v साइन थीटा बाई 2, जहां दोनों वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, मतलब डायरेक्शन बदल रही है लेकिन स्पीड इक्वल्स है, जो कि यहाँ पे हो रहा है। तो 2v साइन थीटा बाई 2, यहाँ का थीटा 40 डिग्री है, तो सीधा सीधा आपने 2v साइन 20 डिग्री आंसर टिक करना है। ये आपको शॉर्टकट याद होना चाहिए। ये शॉर्टकट याद है तो एकदम आसानी से आप ये कर सकते हैं। चेंज इन द वेलोसिटी, राइट। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में पर्सन वॉक्स अप एन एस्केलेटर इन 90 सेकेंड, और अब वो नीचे आ रहा है। When standing on the same escalator now moving, he is carried in 60 seconds. The time he would take to walk up the moving escalator. बेटे देखो, ये एस्केलेटर सबको समझता है। कभी आप मुंबई गए होंगे तो आपने लोकल रेलवे स्टेशन के भी आपने देखा होगा, या कहीं पे कुछ कुछ सिटीज के मॉल्स में भी, इनसाइड द सिटी मॉल
आप ऊपर नीचे जाते हो तो एस्केलेटर्स होता है। पुणे भी गए होंगे, बहुत सारे मॉल्स में आपने एस्केलेटर देखा होगा। एस्केलेटर मतलब आप उस पर खड़े हो जाइए, वो ऑटोमेटिक आपको ऊपर लेके जाएगा, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर, और नीचे आने वाला भी उसका एक साइड होता है, ऊपर जाने वाला नीचे आने वाला। एस्केलेटर, उस पर बस खड़ा होना होता है। इलेक्ट्रिकली वो आपको स्मूथली स्लोली ऊपर लेके जाता है। तो यहाँ पे इस सवाल में दो स्पीड्स होगी, आपको समझना है, दो चीजों की वेलोसिटीज होगी यहाँ पे, है ना। देयर विल बी एक चीज, मान लो v1 मैं बोल रहा हूँ, v1 इज स्पीड ऑफ पर्सन, v1 इज स्पीड ऑफ वॉकिंग स्पीड ऑफ द पर्सन, पर्सन की खुद की चलने की स्पीड, वॉकिंग स्पीड ऑफ पर्सन। और v2 है मान लो स्पीड ऑफ एस्केलेटर, v2 इज स्पीड ऑफ एस्केलेटर, खुद मतलब पर्सन खुद चल नहीं रहा है, पर्सन स्टैंड कर जाएगा तो एस्केलेटर ऑटोमेटिकली कितने स्पीड से उसको लेके जाएगा, ये उसकी स्पीड होगी। अच्छा, अब एस्केलेटर दिखने में कैसा दिखता है आपको पता है ना, स्टेयर केस जैसा ही दिखेगा, ऐसा स्टेयर केस जैसा दिखेगा। तो पर्सन मान लो ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पे ऐसे जा रहा है, चलते हुए जाए या तो एस्केलेटर पे जाए, जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होने वाला है और डिस्टेंस भी सेम होने वाला है। हम यहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस की बात करनी चाहिए, डिस्टेंस की बात करनी चाहिए। ओके, तो लेट से डिस्टेंस इज डी। ओके, लेट मी से दैट डिस्टेंस इज डी, डी डिस्टेंस है। तो ये 90 सेकेंड वाला क्या चीज है स्टूडेंट्स? अ पर्सन वॉक्स अप द एस्केलेटर इन 90 सेकेंड्स, मतलब 90 सेकेंड टाइम लग रहा है। या तो स्पीड v1 होगी ना, जब सिर्फ वॉकिंग करके जा रहा है, तो उसके लिए अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो v1 स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन 90, ये पहला इक्वेशन बना। फिर 60 सेकेंड वाला क्या है? 60 सेकेंड वाला है जब वो सेम एस्केलेटर पे जा रहा है, तो एस्केलेटर जब मूव कर रहा है, एस्केलेटर मूव कर रहा है तो v2 स्पीड से जाएगा, तो v2 स्पीड इज d अपॉन 60। अब आगे सवाल क्या पूछा है? द टाइम ही वुड टेक वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर, मतलब क्या पागलपन चल रहा है ये बोल रहा है कि भाई भले एस्केलेटर चल रहा है लेकिन मैं उस पर भी चलते हुए जाऊंगा, एस्केलेटर इज ऑल्सो मूविंग, एस्केलेटर इज ऑल्सो मूविंग, और ये भी हीरोगिरी करके उस पे चल के दौड़ के जाना चाहता है। सो स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी, राइट? ऊपर जाने की एस्केलेटर की भी, पर्सन की वॉकिंग स्पीड भी और एस्केलेटर की भी स्पीड, ये दोनों स्पीड ऐड हो जाएगी, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन कुछ तो भी टाइम। ओके, कुछ तो भी टाइम, ये टाइम अपने को अननोन है, दिस टाइम इज अननोन, ये हमें निकालना है, ये हमें टाइम निकालना है। मान लो मैं इसको टाइम टी बोल देता हूँ। ओके, तो हमें टाइम टी निकालना है। तो क्लियर बात है, आपके पास तीन इक्वेशन है तो तीनों में v1 प्लस v2 ऐड हो जाएगा। तो डू यू रियलाइज d अपॉन 90 ये v1 था, d अपॉन 60 ये v2 था, इज इक्वल टू v1 प्लस v2 हो जाएगा d अपॉन t। तो आपका d d d कैंसिल हो रहा है और इसको कैलकुलेशन करके आप टाइम निकाल लीजिए। टाइम आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 प्लस 60 वगैरह से 90 इंटू 60 अपॉन 90 प्लस 60, दैट इज 90 इंटू 60 अपॉन 150। कितना सेकेंड आ रहा है बेटा? एक जीरो कैंसिल होगा, 15 से 6 6 36 सेकेंड ये टाइम आ रहा है। ऑब्वियसली कम टाइम आ रहा है क्योंकि वो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी ना, तो कम टाइम में पहुंच जाएगा, 36 सेकेंड्स में ही वो पहुंच जाएगा वहां पे। फिर से ये आपको मैं स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई सबको कि क्या किया जा रहा है यहाँ पे? जिन्होंने सवाल पूछा था स्पेशली, इज दिस क्लियर बेटा? सवाल क्या पूछ रहा था, हमने क्या लगाया है? ये स्पीड ऐड हो गई है बिकॉज वॉकिंग एंड एस्केलेटिंग दोनों एक साथ हो रहा है, ऐसा पूछा है।
पर्सन चल भी रहा है और एस्केलेटर भी चल रहा है ऊपर, तो इसकी वजह से स्पीड्स ऐड हो जाती। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 47। 47 ब्रेन टीजर का 47। A drop of water falling from the roof of a building 9 मीटर हाई। 9 मीटर की बिल्डिंग बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीटर की ये बिल्डिंग है। At equal intervals of time, when the first drop reaches the ground, पहला ड्रॉप यहाँ से छोड़ दिया, वो नीचे आ गया ग्राउंड पे, ठीक है। At the same instant, fourth drop starts to fall। अच्छा, तो पहला ड्रॉप जब जमीन पे गिर रहा है, पहला ड्रॉप जब जमीन पे गिर रहा है, तब चौथा ड्रॉप ऊपर से निकल रहा है। तो मतलब दूसरा तीसरा ड्रॉप कहीं तो रास्ते में होंगे, ये बात समझ आ रही है आपको? दूसरा और तीसरा ड्रॉप जो है ये कहीं पे रास्ते में होंगे, ये सिचुएशन है। करेक्ट। ये सबसे नीचे पहला ड्रॉप, फर्स्ट ड्रॉप, ये सेकेंड ड्रॉप, ये थर्ड ड्रॉप, और ये फोर्थ गिरना शुरू हो रहा है। सभी ड्रॉप इक्वल इंटरवल, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे छोड़े गए। देखो टाइम इंटरवल रेगुलर है, लेकिन डिस्टेंसेस इक्वल नहीं होंगे, ये आपको ध्यान आ रहा होगा। डोंट थिंक, ये आधे लोगों की ये गलती होगी। आधे लोग ऐसा इमेजिन कर लेंगे कि सर ये 9 मीटर का ना 3-3 मीटर डिस्टेंसेस पे। नहीं, आपको अगर गैलीलियोस लॉ याद है, ऑड नंबर का रेशियो वाला चीज याद है, ये सब तो इक्वल टाइम इंटरवल्स में डिस्टेंसेस जो कवर्ड होते हैं वो किस रेशियो में होते हैं? इक्वल टाइम इंटरवल में कवर्ड डिस्टेंसेस ये इक्वल नहीं होते, ऑड नंबर्ड रेशियो में होते हैं। ऑड नंबर्ड रेशियो में होते हैं। तो मान लो मैं डिस्टेंसेस का नाम ले लेता हूं, यहाँ पे x1 x2 x3, नीचे से ले रहा हूं मैं। फर्स्ट ड्रॉप से सेकेंड ड्रॉप का डिस्टेंस x1, सेकेंड थर्ड का x2, थर्ड फोर्थ का x3। तो ऊपर से छोड़ते हुए क्या आपको समझ आ रहा है, ये इसको जितना टाइम लगा है थर्ड ड्रॉप को, उससे ज्यादा टाइम सेकेंड ड्रॉप को लगा है और उससे ज्यादा टाइम फर्स्ट ड्रॉप को लगा है। तो x3:x2:x1, ये रेशो हो जाएगा 1:3:5 बाय गैलीलियोस लॉ of odd numbers. Everyone is starting from rest. तो 1:3:5 हो जाएगा। अब टोटल ही 9 मीटर है बेटा, टोटल 9 मीटर है, तो सीधी बात है 1:3:5, 1 + 3 + 5 9 हो रहा है। देयरफॉर ये 1 मीटर होगा, ये 3 मीटर होगा और ये 5 मीटर होगा। ठीक है। अब सवाल में पूछा क्या है, डिस्टेंसेस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप फ्रॉम द रूफ। सेकेंड ड्रॉप का डिस्टेंस फ्रॉम द रूफ क्या होगा? सेकेंड ड्रॉप का डिस्टेंस फ्रॉम द रूफ कितना है? x2 + x3। और थर्ड ड्रॉप का है सिर्फ x3। तो हमें ये वैल्यूज पूछी हुई है। x2 + x3 का आंसर कितना आ रहा है? x2 + x3 का आंसर आ रहा है, x2 is 3 meters, x1 is 1 meter। तो टोटल आ जा रहा है 4 मीटर। तो 4 मीटर कॉमा 1 मीटर, दैट इज द थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। Superb, fantastic example of Galileo's law. Okay, this is a fantastic example of Galileo. तो मेरी जो डायग्राम है ना स्टूडेंट्स, डायग्राम टू द स्केल नहीं बनी। ओके, अगर मैं आपको डायग्राम भी अच्छे से टू द स्केल बना के दिखाऊं यहाँ पे, तो डायग्राम विल बी असली में लाइक दिस। पहला थर्ड ड्रॉप बेचारा यहाँ तक ही पहुंचेगा,
थर्ड ड्रॉप बेचारा सिर्फ यहां तक पहुंचेगा 1 मीटर, सेकेंड ड्रॉप यहां तक पहुंचा हुआ होगा। तो दिस डिस्टेंस इज x3, this distance is x2 and this distance is x1। आ रही बात समझो बेटा? ये है परफेक्टली टू द स्केल डायग्राम। रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस ऊपर से 1 मीटर, आगे 3 मीटर और आगे 5 मीटर। ये भी आपको मिल जाएगा स्क्रीनशॉट, डोंट वरी। चलो अब आ जाए इंजीनियरिंग बुकलेट पे बेटा। इंजीनियरिंग बुकलेट का 9th सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ये तो डिस्कस करना बनता ही है। सच अ सुपर क्लास क्वेश्चन, सच अ सुपर डुपर क्लास क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आपका पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा सकता है एक अकेले क्वेश्चन से। मुझे नहीं लगता है मुझे हर चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अच्छा, ब्रेन टीजर के और डाउट्स आ रहे हैं बेटा? ब्रेन टीजर के और कोई डाउट है तो हम और कल ले लेंगे अपने पास, और कल का भी दिन है तो हम कल उसके और डाउट्स ले लेंगे, चिंता मत कीजिए। अभी के लिए देखो ये क्वेश्चन पे आइए। When does the particle move forward? देखो मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड मतलब क्या बोलना चाह रहे? मूव फॉरवर्ड का मतलब आपको समझ रहे हैं, वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। जिस डायरेक्शन में मूव होता है उस डायरेक्शन से साइन आएगी ना वेलोसिटी की। तो मूव फॉरवर्ड मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, करेक्ट। तो जहां जहां वेलोसिटी पॉजिटिव है वो सब आपका जवाब मूव फॉरवर्ड का जवाब आ जाएगा। मूव बैकवर्ड का जवाब क्या आ जाएगा? मूव बैकवर्ड का जवाब जहां जहां वेलोसिटी निगेटिव है, जहां जहां, ये तो सवाल बहुत आसान है, इसका जवाब बताएंगे डायरेक्टली, आप पीछे मत देखिए, यहाँ पे मैं आपका खुद का जवाब बताइए। मूव बैकवर्ड मतलब वेलोसिटी निगेटिव, कहाँ कहाँ वेलोसिटी निगेटिव है बताइए टाइम ग्राफ में देख के। इसका तो डायरेक्ट ही आंसर लिखते हैं, 1 to 5 सेकेंड, परफेक्ट। 1 to 5 सेकेंड, ये इसका डायरेक्ट आंसर ही हो गया। अच्छा, आगे वाला इतना आसान नहीं है सवाल। स्पीड अप कब कब हो रहा है? स्पीड अप कब कब हो रहा है? कहां कहां पे स्पीड अप हो रहा है? इसके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप स्पीड टाइम ग्राफ ही निकाल लो वहां पे। क्या मैं इसी डायग्राम में स्पीड टाइम ग्राफ निकालू ब्लू कलर से? स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब जो जो नीचे जा रहा है उसका मैं ऊपर कर देता हूं, जो जो पार्ट नीचे है उसको मैं ऊपर कर देता हूं, जो जो पार्ट ग्राफ का नीचे है उसको मैं ऊपर कर देता हूं, ऐसा उसका मिरर इमेज लेके उसको शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये ग्राफ आएगा, ठीक है। ये ग्राफ, ये जो ब्लू कलर में सब कुछ दिख रहा है, ये मेरा स्पीड टाइम ग्राफ है। ये बात समझ आ रही है सबको? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे वाला पार्ट ऊपर करके, निगेटिव वाला पार्ट का मॉड लेके पॉजिटिव करके, ये जो मेरा ब्लू कलर का ग्राफ है ये स्पीड टाइम ग्राफ है। तो अब कब कब स्पीड अप हो रहा है, पार्टिकल कब कब स्पीड अप हो रहा है, मतलब स्पीड बढ़ कब कब रही है? 3 to 6 सेकेंड नहीं बढ़ रही है बेटा, 3 to 6 सेकेंड वेलोसिटी बढ़ रही है, गलत कर दिया आप। मुझे लगा ही आप ये इसी के लिए 3 to 6 सेकेंड इसका जवाब नहीं है। 3 to 6 सेकेंड में वेलोसिटी बढ़ रही है, स्पीड नहीं बढ़ रही है। स्पीड बढ़ने के लिए स्पीड टाइम ग्राफ देखना पड़ेगा। स्पीड टाइम ग्राफ के हिसाब से इसका आंसर रहेगा 1 से 2 सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड में बढ़ रही है, एंड 5 to 6 सेकेंड, बिल्कुल सही। शर्वरी का जवाब, रजिया का जवाब, साक्षी का जवाब, ईशा, आर्या, प्रणव, सही जवाब है। 1 to 2 सेकेंड एंड 5 to 6 सेकेंड, ये उसका स्पीड अप का जवाब है। अब नेचुरली स्लो डाउन का जवाब सबको समझ आ रहा है। स्लो डाउन सबसे पहले तो 0 to 1 सेकेंड में भी स्लो डाउन हो रहा है, एंड
बाद में 3 to 5 सेकेंड में भी स्लो डाउन हो रहा है, एंड बाद में 6 to 7 सेकेंड में भी स्लो डाउन हो रहा है। ठीक है, 3 बार हो रहा है स्लो डाउन, 3 बार हो रहा है स्लो डाउन। ठीक है, स्पीड अप और स्लो डाउन के लिए आपको स्पीड टाइम ग्राफ देखना है, कहाँ स्पीड बढ़ रही है बेटा। ये ब्लू कलर का ग्राफ देखना है। ब्लैक कलर का ग्राफ क्वेश्चन में दिया था, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। मैंने उस पर से ब्लू कलर का स्पीड टाइम ग्राफ निकाला है। सिर्फ वो ग्राफ ऑब्जर्व करना है जब भी स्पीड के बारे में पूछा गया है। स्पीड टाइम ग्राफ कैसे निकाला, इसके लिए हाउ पूछ रहे हो बेटा? 2 बार मैं बता चुका ऑलरेडी। आपका ध्यान कहाँ होता है? कुछ लिखना नहीं है अभी किसी ने। जवाब इसके आपके बुकलेट के पीछे दिए हुए होते। जब मैं बोल रहा हूं तब सुना करो ध्यान से बेटा। स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता, मतलब जब वेलोसिटी ऊपर है तो वही स्पीड आएगी, जब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो वही स्पीड आएगी। लेकिन जब वेलोसिटी निगेटिव है तो उसी का मैग्नीट्यूड, मतलब उतना ही वैल्यू आपको नीचे के बदले ऊपर लेना है, निगेटिव के बदले पॉजिटिव लेना है। मतलब नीचे का ग्राफ ऊपर मिरर इमेज कर देना है, काइंड ऑफ, आप समझ ले, वाटर इमेज कर देना है, जो भी आप बोलो उसको। ऐसे मान लो कि एज इफ टाइम एक्सिस पे मिरर रखा हुआ है, टाइम एक्सिस पे मिरर रख के जो भी नीचे का पार्ट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऊपर। ऐसे आपको वेलोसिटी से स्पीड का ग्राफ मिल जाए, बिकॉज स्पीड इज मॉड ऑफ वेलोसिटी, करेक्ट। स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब व्हेन इज द एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव? बेटा अब एक्सेलरेशन का संबंध स्पीड से होता है कि वेलोसिटी से होता है? एक्सेलरेशन का संबंध स्पीड से होता है कि वेलोसिटी से होता है? वेलोसिटी से होता है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव पूछ रहे हैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव पूछ रहे हैं, मतलब आपको वीटी ग्राफ देखना है, दैट इज ब्लैक कलर का ग्राफ देखना है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, पॉजिटिव स्लोप आना चाहिए, वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। अब आपका आंसर आएगा 3 to 6 सेकेंड। अब आंसर आएगा 3 to 6 सेकेंड। एक्सेलरेशन निगेटिव का क्या आंसर आएगा? एक्सेलरेशन निगेटिव का क्या आंसर आएगा? ब्लैक कलर का ग्राफ कहा नीचे आ रहा है वो जवाब आएगा, दैट इज 0 to 2 सेकेंड एंड 6 to 7 सेकेंड। 0 to 2 seconds एंड 6 to 7 सेकेंड। और एक्सेलरेशन जीरो कहाँ है भाई? वो तो दिख ही रहा है, जहां पे स्पीड बदल नहीं रही है, वेलोसिटी बदल नहीं रही है, कांस्टेंट है, दैट इज 2 to 3 सेकेंड, 2 to 3 सेकेंड एंड 2 to 3 सेकेंड एंड 7 to 9 सेकेंड। 2 to 3 सेकेंड एंड 7 to 9 सेकेंड। चलो तीसरे सवाल पे आइए। तीसरा सवाल स्पीड का आ गया, वापस मैं ब्लू कलर का ग्राफ देखूंगा। ग्रेटेस्ट स्पीड, व्हेन डज द पार्टिकल हैव ग्रेटेस्ट स्पीड? देखो ब्लू कलर का ग्राफ सबसे ऊपर कहा जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड पे जा रहा है, तो उसकी ग्रेटेस्ट स्पीड कहाँ का है? सबसे पहले तो जीरो पे है, ये बहुत लोग भूल जाते हैं। हाँ, रजिया का आंसर परफेक्ट है। टाइम इज इक्वल टू जीरो, सबसे पहले जीरो पे मैक्सिमम स्पीड है, जीरो पे। प्रणव का भी जवाब बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर। उसके पहले किसी ने नहीं जवाब दिया है वो। 0 सेकेंड पे भी देखो मैक्सिमम स्पीड है, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड एंड 2 to 3 सेकेंड के बीच में, 2 to 3 सेकेंड के बीच में भी वो हाईएस्ट स्पीड उसकी है। अब लास्ट सवाल कुछ अलग ही है, हटके। विल एंड विद दिस। When does the particle stand still for more than an instant? एक क्षण से ज्यादा पार्टिकल उसी जगह पे कब रुका हुआ है? उसी जगह पे कब रुका हुआ है? यस, डन। 7 to 9 सेकेंड्स। जी सर, 7 to 9 सेकेंड, 7 to 9 सेकेंड पे पार्टिकल रुका हुआ है। 1 सेकेंड पे रुका हुआ नहीं है, 1 सेकेंड पे रुका है, 5 सेकेंड पे भी रुका है, बट इट इज ओनली फॉर 1 इंस्टेंट।
उस क्षण के लिए रुका हुआ है, पूछा है कि मोर देन इंस्टेंट के लिए, मतलब कंटिन्यूअस रुका हुआ होना चाहिए, दैट इज 7 to 9 सेकेंड। चलो लेट्स स्टॉप हियर स्टूडेंट्स, बाय।